ठीक है, तो अपन परसों या उससे पहले जब भी अपनी क्लास हुई थी लास्ट, तो अपन ने यहाँ पे छोड़ा था, एटीट्यूड्स पढ़ रहे थे अपन। अब अपन देखते हैं कि क्या एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है। अच्छा, होता क्या है एटीट्यूड? अपन ने पढ़ा था उस दिन, क्या होता है? बताएगा कोई? कोई भी नहीं, इधर लिखा पड़ा है। एटीट्यूड जैसे वही जो आपने लिखा होता है, वही है कि कुछ भी हम रिएक्ट करते हैं टुवर्ड्स अनदर पर्सन, किसी सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि अब एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है कि देखो, जो एटीट्यूड्स होते हैं वो हम लर्न करते हैं, ठीक है, तो अब वो चेंज भी हो सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं परसुएशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे कोई दूसरा इंसान हमारे बिलीव्स, ओपिनियंस या एक्शंस चेंज करने की कोशिश करता है, या तो आर्ग्यूमेंट करके या प्लीड करके या एक्सप्लेनेशन देके। इफ योर फ्रेंड कन्विंस्ड यू टू स्टार्ट रिसाइकलिंग बाय एक्सप्लेनिंग हाउ इट हेल्प्स द प्लैनेट, वो परसुएशन होगा, ठीक है। तो उससे आपके एटीट्यूड में काफ़ी चेंजेस आएंगे, तीनों एस्पेक्ट्स में, ए बी सी जो था ना उसमें, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो परसुएशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं? सबसे पहले कौन इंसान बोल रहा है, सोर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी बिलीव पीपल मोर इफ दे सीम एक्सपर्ट्स, ठीक है। अब देखो, एक बात बताओ, या तो आपके घर का कोई मेंबर बोले कि इसको इसमें ये डाल के उसमें वो पी ले, इस पे ये लगा ले, कोई चोट नहीं है, ठीक है। बहुत जोर से चोट लगी है, आपको खरोच आ गई है, बट फिर घर पे कोई बोल रहा है कि कुछ नहीं है, इस पे तो ये लगा ले, बोरोप्लस लगा ले, सही हो जाएगा। और कोई वहीं पे डॉक्टर बोल रहा है कि अरे ये तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इसमें ऐसे मत करो, तो अपन डॉक्टर की बात मानेंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट है, ठीक है। कोई ट्रस्टवर्दी इंसान है, जैसे अपना ऑनेस्ट फ्रेंड है कोई, हम उसकी बात मानेंगे। कोई अट्रैक्टिव लग रहा है जिसका बहुत ही अच्छा अपीयरेंस लगता है, कभी-कभी अपन उसकी भी बात मान लेते हैं, ठीक है। और कोई हमारे जैसे बैकग्राउंड का है, या फिर हमको पता है कि हमारे इंटरेस्ट उसके साथ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो हम उसकी बात मान सकते हैं। जैसे कि अगर ये बहुत सारे एड्स नहीं होते कि फेमस एथलीट जो मतलब होते हैं, क्रिकेटर्स और मतलब सारे लोग, तो ये प्रमोट करते हैं ना ड्रिंक्स। बताओ कोई नाम, अगर कोई याद आ रहा है तो। तो कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स ड्रिंक हो गई, ठीक है, तो आप बिलीव कर लोगे कि हाँ, अगर ये बोल रहे हैं ना तो शायद सही ही होगा, ठीक है। जैसे कि अपना बचपन में कितना कटा था कॉम्प्लान पीने का। क्या? हाँ, हाँ, कॉम्प्लान का ऐड आता था ना यार, उसमें कौन हीरो आता था, मैं भूल गई, पता नहीं। तो उससे देख के अपना बहुत कटा था, क्योंकि कॉम्प्लान से बिल्कुल मेरी तो हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, ठीक है। फिर मैसेज क्या दे रहे हैं वो भी मायने रखता है, कि एकदम क्लियर होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और fear messages, moderate fear plus solution works well, high fear plus clear solution works even better in some cases। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एंटी स्मोकिंग एड, ठीक है। वो क्या दिखाते हैं, वो बहुत सारे अच्छा लंग के इमेजेस दिखाते हैं ना, वो मुकेश का एड आता है हर मूवी से पहले, सुना होगा, देखा होगा, है ना। तो वो बहुत सारी स्कैरी स्कैरी इमेजेस दिखाते हैं, बट ऑल्सो गिव्स अ क्वाइट, अच्छा हाँ, ईशा बोल रही है, हाँ, क्विट स्मोकिंग हेल्पलाइन नंबर, तो ये सॉल्यूशन भी दे रहे हैं उसका, ठीक है। तो इससे आपके एटीट्यूड में चेंजेस आ सकते हैं। पहले वो आपको थोड़ा डराएंगे भी, क्योंकि आप उससे समझो, और फिर वो आपको सॉल्यूशन भी देंगे, ठीक है। तो एकदम क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं वो आपको। टारगेट ऑडियंस क्या हो सकती है, जैसे कि मान लो कॉलेज स्टूडेंट्स में बी मोर ओपन टू ट्राइंग न्यू टेक्नोलॉजी देन देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब अपन दादा दादी को बोलें कि स्नैपचैट इंस्टॉल करो, इसमें मस्त फीचर आया है, फिर इंस्टाग्राम करो, ये जेमिनाई करो, इतना नहीं पता होगा यार उन्हें, ठीक है। तो हम ज्यादा करने की कोशिश कर सकते हैं, ये वो नहीं कर सकते। तो अपनी ऑडियंस कौन सी होती है वो भी मायने रखती है। फिर कैसे आप अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हो, क्या मीडियम है, जैसे कि वॉचिंग अ चैरिटी अपील ऑन वीडियो विद इमोशनल म्यूजिक मे मूव यू मोर देन रीडिंग अबाउट इट, ठीक है। अब तुम कोई चैरिटी बॉल देख रहे हो या चैरिटी इवेंट देख रहे हो जिसमें तुम बच्चों को देख रहे हो, बहुत खुश हो रहे हैं वो, तो तुम्हारा दिल थोड़ा सा पिघल जाएगा ना, ठीक है। तो
देखने से ज़्यादा, पढ़ने से ज़्यादा शायद यहाँ पे देखना मैटर करता है, ठीक है, इस केस में। और इस बात दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि किसी में शायद पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, बुक्स, नॉवेल्स, ठीक है, मूवीज से ज़्यादा वो अच्छी लगती है ना गौरी? कौन पढ़ता है यहाँ पे बुक्स? अब ऐसा मत बोलना कोई नहीं पढ़ता। हम्म। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो वैसा करना है। चलो बढ़िया। फिर आता है इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, ठीक है। इसमें बताते हैं कि दो तरह की सड़कें होती है, दो रूट्स होते हैं, दो तरह के पाथ होते हैं, ठीक है, लोगों को परसुएड करने के लिए, सेंट्रल रूट और पेरिफेरल रूट, ठीक है। सेंट्रल रूट क्या होता है कि थोड़ा सा सीरियस वाला होता है, इसमें आप बहुत डीपली सोचते हो मैसेज के बारे में। जैसे मान लो कि एक नया लैपटॉप चाहिए, ठीक है, तो आप बहुत सारे लैपटॉप्स की रैम, जीबी, स्पीड, बैटरी, प्राइस, कस्टमर रिव्यूज, ये सब कंपेयर करोगे। फिर आप वो चूज करोगे जो आपके नीड्स को लॉजिकली फिट करेगा। ये होती है आपकी क्या, सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग। ये आपका जो ब्रेन है बहुत सोच समझ के साइंटिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करता। फिर आती है क्या अपनी पेरिफेरल रूट प्रोसेसिंग। ये थोड़ा सा ना शॉर्टकट वाला होता है, यहाँ पे आप फैक्ट्स से इतना ऐसा बॉदर नहीं करते। यहाँ पे आप देखते हो कि किसने बोला था चीज, क्या वो अट्रैक्टिव दिखते थे, एडवर्टीजमेंट कितना लंबा था, उसमें म्यूजिक कैसा था, उसमें आदमी ने कपड़े कैसे पहने थे। अब कोई सेलिब्रिटी है जिसने एक परफ्यूम का ऐड कर दिया, ठीक है, आपको स्मेल का नहीं पता, आपने इंग्रेडिएंट्स कोई चेक नहीं करे, बस आपने वो ले लिया क्योंकि सेलिब्रिटी बहुत कूल लग रहा था। तो ये पेरिफेरल प्रोसेसिंग होती है, ये आपका जो ब्रेन है वो शॉर्टकट लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, क्या होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस? एक मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है व्हेन वी फील व्हेन आवर एक्शंस डोंट मैच आवर बिलीव्स एंड एटीट्यूड। जैसे कि हमारा बिलीव क्या है कि हम समझते खुद को है कि हाँ आई एम स्मार्ट, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ठीक है, बट हमारे एक्शन, हम कर कुछ और ही रहे हैं, हम खुद को स्मार्ट बोल रहे हैं, बट हम इतनी इतनी छोटी सी चीज में भी अपन वो कर रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेन में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, एकदम एकदम डिस्कम्फर्ट सा चल रहा है कि यार मेरा तो ये मानना था कि मैं स्मार्ट हूँ, पर मैं इतनी कम, इतनी इजी प्रॉब्लम में मैं कैसे अटक गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कन्फ्लिक्ट होगा ना, दिमाग में पैदा होगा, ठीक है। और फिर हमको वो पुश करता है कि हम इस मिसमैच को फिक्स करें, ठीक है। अब तीन तरीके हो सकते हैं, ठीक है। कैसे तीन तरीके कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले आता है क्या अपना चेंज बिहेवियर, ठीक है, चेंज बिहेवियर टू मैच बिलीफ। मान लो कि आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो उसको छोड़ो क्योंकि आप ये मानते हो कि स्मोकिंग बहुत बुरी चीज है, ठीक है। आपका बिलीफ चेंज करोगे ये वाला, तो आपका बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज, सॉरी, आपका बिहेवियर चेंज करोगे तो आपके बिलीफ की तरह मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे बिलीफ अपना चेंज कर रहे हैं टू मैच बिहेवियर। स्टार्ट बिलीविंग स्मोकिंग इजंट दैट बैड सो इट मैचेस योर स्मोकिंग हैबिट। या फिर तुम एकदम ही कुछ नया कर सकते हो जिसको तुम बोल सकते हो कि हाँ मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ अपना बिहेवियर कि मैं बहुत कम सिगरेट फूकता हूँ, या फिर मैं बहुत लाइट वो वाली जो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, वेपिंग बोलते हैं क्या, वेप करना, हाँ, तो वो करता हूँ मैं, तो फिर ठीक है, वो फ्लेवर्ड होती तो इतना कुछ खास नहीं है। तो आप बस खुद को जस्टिफाई कर रहे हो जबकि होती वो भी बेकार ही है, ठीक है। जैसे कि अब कोई एग्जाम्पल पढ़ेगा ताकि खुद को समझ आए, तुम लोग पढ़ो, सब पढ़ो, और जिसको भी समझ आए बताना मेरे को, और चुप नहीं रहना, बताना है।
बताओ क्या समझ आया? हम्म। हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ आया ना। बाकी सबको समझ आया क्या? थम्स अप ही दे दो। बहुत रिलेटेबल एग्जांपल है, बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड। अब आता है क्या, इम्प्रेशन फॉर्मेशन। ठीक है, नाम से क्या समझ आ रहा है इम्प्रेशन फॉर्मेशन से? हम्म। हम्म। जैसे मान लो एक एलेक्स नाम का एक स्मार्ट हैंडसम बॉय है, ठीक है। लेके चलते हैं, एलेक्स नाम का एक स्मार्ट हैंडसम बंदा है, ठीक है। आप उसको पार्टी में मिले, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपके ब्रेन ने बहुत सारी चीजें एनालाइज कर ली। ये बहुत फ्रेंडली लग रहा है, इसको शायद पॉप म्यूजिक बहुत पसंद है। इसके बॉडी पोस्चर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। आपको वो पता भी नहीं था, आप उसको जानते भी नहीं थे, स्टिल आपकी माइंड ने एक छोटी सी फाइल बना ली एलेक्स के बारे में। इसको बोलते हैं अपन इम्प्रेशन फॉर्मेशन। आपका ब्रेन एक जज की तरह काम करने लगता है, इवन इफ यू डोंट वांट टू। ठीक है, आप चाहते नहीं हो कि आपका ब्रेन उसकी तरह काम करे, बट वो करता है। ठीक है। अब प्राइमेसी इफेक्ट क्या होती है? प्राइमे एक सेकेंड। हाँ, primacy effect वही, first impression we form tends to stick even if we get new information later that contradicts it. बेसिकली फर्स्ट impressions last। जैसे कि आप एक लड़की से मिले सारा, वो बहुत स्माइल करी, आपको बहुत काइंड लगी, बाद में आपने उसके बारे में एक बात सुनी, सच्ची सच वाली बात, कि वो कभी कभी बहुत रूड होती है लोगों से, बट आपके दिमाग में वही चल रहा था कि यार इतनी अच्छी लड़की, इतनी अच्छी लड़की कैसे हो सकती है रूड। कभी हुआ ऐसा किसी के साथ, लड़की के साथ स्पेशली? हम्म। फिर कैसे चेंज हुआ? हम्म। हम्म, समझ रही हूँ, होता है, बहुत होता है। इसको बोलते हैं प्राइमेसी इफेक्ट। अब सोशल कैटेगराइजेशन क्या होता है? ये खतरनाक चीज है। सोशल कैटेगराइजेशन ये होती है जब हम किसी से मिलते हैं, हम ऑटोमेटिकली उनको एक कैटेगरी में फिक्स कर देते हैं, क्योंकि हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स नोटिस करते हैं। ये अनकॉन्शियसली होता है। ठीक है, जैसे कि आपने एक लड़की को देखा, लेदर जैकेट पहन रखी है, टैटू वैटू हो रखे हैं थोड़े, है ना, और क्या बूट्स पहन रखे हैं, पूरा ऑल ब्लैक, क्या समझोगे तुम देख के? सच बताना, ऑनेस्टली बताना, और यशस्वी के अलावा भी और लोग बोलो, क्या समझोगे उस लड़की को देख के? दिशा, गौरी, कशिश, अगर तुम्हारे सामने एक लड़का आ जाए जिसने बूट्स पहन रखे हैं, ब्लैक बूट्स, लेदर जैकेट, ब्लैक पैंट्स, टैटू, हम्म। तो फिर हम सोचेंगे कि बहुत ही हैंडसम लड़का। ओ माय गॉड गौरी, ये यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। मैम वो एकदम फिक्शनल वाइब्स देगा यार, आई बुक्स नो, वाला पता है टाइप्स। मुझे। तभी तो मैं बोली यही फिल्मी उम्मीद वाइब्स देगा ना, थी। क्या? वही फिल्मी वाइब्स आ जाएगी तो। अच्छा, मतलब सब यहाँ पे डार्क रोमांस के बैठे हैं, हे भगवान। Everyone likes a bad boy with the good ओ माय intentions. गॉड। हाँ, यशस्वी नहीं है। अरे यार मतलब ऊपर से लगता है कि ही इज रूड या ही इज वेरी एरोगेंट, बट अंदर से ही इज अ बिग सॉफ्टी। सो या Oh,
कोई बात नहीं। चलो ठीक है, बट वो ये एक सोशल कैटेगराइजेशन बन ही जाती है कि ही मस्ट बी रिबेलियस, या फिर ही मस्ट बी डेंजरस, या ही इज वेरी डेंजरसली हैंडसम, ठीक है। और ये एक सोशल कैटेगराइजेशन होता है और ये गलत भी हो सकता है। क्या पता तुम उससे बात करो तो वो एकदम सॉफ्ट ही निकले, ठीक है, बस दिखने में इंटिमिडेटिंग लग रहा हो, पर क्या पता वो सॉफ्ट ही निकले, क्या पता, ठीक है। तो इतनी बता। हाँ, अरे सही में। आई नो। हम्म। अब स्टीरियोटाइप्स, अच्छा चलो स्टीरियोटाइप्स बताओ, ये तो बहुत कॉमन है साइकोलॉजी में, बताओ। बताओ बताओ। बताओ बताओ, कोई भी बताओ। फिर प्रेजुडिस क्या होता है? हम्म। अच्छा। मैं आऊं? और हाँ ईशा, और क्या बोल रही थी, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है फिर? दीदी जो यशस्वी ने बताया वो प्रेजुडाइज होता है, और डिस्क्रिमिनेशन की जब, हाँ, ये सारा काम कर। गुड, कोई बात नहीं। कि यशस्वी, तुम पहली नहीं हो। मैं खुद आज तक बहुत कंफ्यूज होती हूँ स्टीरियोटाइप्स और इन सब में, टेंशन मत लो। हाँ, अरे यार मैं साइकोलॉजी में, हाँ बोलो कशिश। कह रही हूँ, मेरी आवाज ऑडिबल है? बिल्कुल, बहुत अच्छी। हाँ, तो एज ऑफ माई नॉलेज स्टीरियोटाइप एक जनरलाइज बिलीव हो जाता है कि जैसे हम हम्म, बोलते हैं कि अगर पंजाबी है तो ड्रिंक तो करते ही होंगे, तो वो हो गया हाँ, हमारा स्टीरियोटाइप। और प्रेजुडिस हो गया जो बहुत ही हम एक नेगेटिव एटीट्यूड लेकर ही चलते हैं किसी की तरफ कि ये ऐसा होगा या फिर ये ऐसे ही होते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन हो गया जब हम उसमें एक्शन दिखाने लग जाए, जब हमारे बिहेवियर में वो चीज आ जाए। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, अगर आपने आपका पहला थॉट ये आता है किसी को देख के, किसी की आपने रेड हेयर देख लिया, जैसे हैरी पॉटर में है ना, उसका उसका बेस्ट फ्रेंड था रॉन वीजली, ठीक है, तो वो रेड हेड था। अब उसको हमने देख लिया, ठीक है, मान लो हमारा पहला थॉट ही यही उसको देख के आया कि यार ये तो गर्म दिमाग का होगा, रेड हेड तो सारे ही गर्म दिमाग के होते हैं सारे। तो ये तो स्टीरियोटाइप है यार, जरूरी नहीं है रॉन कितना स्वीट था, ये स्टीरियोटाइप हुआ ना उसको लेके, ठीक है, नॉट नेसेसरी टू, बिल्कुल सही नहीं था ये, ठीक है। अब हेलो, हेलो, आ रही है। कहाँ थी? हेलो, हेलो, अब आई। हेलो, 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 तो क्या हो गया? एक डेफिनेशन तो मैं समझ सकती हूँ कि एक फिक्स्ड या फिर मतलब ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ अबाउट अ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उस ग्रुप में सारे सेम है, जैसे अपन, मैंने रेड हेड का एग्जांपल दिया था, तो वो उनकी एक अपनी कैटेगरी है, ठीक है, तो अपन ने एक फिक्स्ड बिलीफ बना लिया कि हाँ उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो सारे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और सेम ट्रेट्स ही शेयर करते हैं, कि सारे ही गुस्सैल होते हैं। हाँ, हाँ। अब एट्रीब्यूशन थ्योरी, ठीक है, एट्रीब्यूशन थ्योरी ये हाँ, एट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ये
किसी को पता है? एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूट करना, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग वाई पीपल डू व्हाट दे डू, कि आप जो चीज करते हो और जो दूसरे जो चीज करते हैं, ठीक है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। We want to predict and understand behavior so we know how to respond. If no obvious reason exists, we make one up in our mind. जैसे कि आपने अपने पड़ोसी को देखा कि वो नंगे पाँव रात को चल रहे हैं, तो आपका ब्रेन स्टार्ट करने लग गया ऐसे गेस करना। मे बी दे आर चेजिंग देयर डॉग, उनका कुत्ता चला गया हो, मे बी हो सकता है कोई फायर हो, आग लग गई हो तो उनके घर में, तो वो जल्दी से भागे, या तो वो खुद पागल हो गए हैं, कुछ भी, मतलब तुम्हारा ब्रेन कुछ भी ऐसा अज्यूम करने लग जाता है, बस उसको कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट करने का रहता है। ये अब इम्पोर्टेंट है तुम्हारे सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिचुएशनल कॉज और डिस्पोजिशनल कॉज। सिचुएशनल कॉज क्या होता है? अब सिचुएशनल कॉज मतलब कि जो चीज हमारे साथ हो रही है वो बाहर की एनवायरनमेंट की वजह से हो रही है। कि जो जॉन था, चलो जॉन छोड़ो, बहुत ही भारी नाम हो जाएगा बाहर का, ईशा बहुत लेट हो गई क्योंकि वहां पे बहुत हैवी ट्रैफिक था, ठीक है। तो बाहर को एनवायरनमेंट को अपन ने ब्लेम करा, पर जो डिस्पोजिशनल कॉज होता है वो इंटरनल कॉज होता है। कि ईशा लेट थी क्योंकि वो लेट उठी, उसको सपने आ रहे थे किसी के, अब वो किसी के किसके आ रहे थे वो उसको ही पता है, ठीक है। तो उसके अंदर से आता है पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब इसको समझो, सिचुएशनल मतलब इट हैपेंड टू देम, डिस्पोजिशनल मतलब इट हैपेंड बिकॉज ऑफ देम। और पता है इसमें एक चीज और होती है, मैं दिखाती हूँ। हाउ वी एक्सप्लेन समवन्स एक्शंस कैन चेंज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। जैसे कि अगर बहुत खुशी ऐसा खुशी वाली बहुत अच्छी शादी चल रही है, ठीक है, तो कुछ अच्छा हुआ तो इंटरनल कॉज कि ही वांटेड टू मेक मी स्माइल, वो चाहते थे मैं खुश रहूं। बैड एक्शन, शी हैड अ रफ डे, उसकी गलती थी, वो उसके पीरियड्स आ रखे थे इसीलिए मेरे को गुस्सा आया, वो मेरे को ट्रिगर कर दी, उसको ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, जबकि गलती खुद की है। अनहैप्पी मैरिज। गुड एक्शन, सस्पिशियस मोटिव, ही इज ओनली नाइस बिकॉज ही वांट समथिंग। कभी कभी पत्नी ऐसा सोचती है ना, वाइफ बहुत सैड है ये, बट ये होता है, ठीक है, कि ये आज मेरे से अच्छे से बिहेव कर रहे हैं क्योंकि शायद इनको कुछ कन्फेस करना होगा या फिर इनको कुछ बोलना होगा, कुछ हो गया होगा, क्योंकि ये रोज तो ऐसे नहीं करते, ठीक है। और अगर कुछ बुरा हुआ है तो इंटरनल कॉज, शी इज जस्ट अ मीन पर्सन। इसमें एक और चीज होती है, ये इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, ठीक है। अब ये हमारी टेंडेंसी होती है टू ओवर एस्टिमेट इंटरनल कॉजेज एंड अंडर एस्टिमेट एक्सटर्नल कॉजेज व्हेन जजिंग अदर पीपल। मतलब अगर सिंपल शब्दों में बताऊं, ठीक है, मान लो कि किसको लूं मैं, रीमा, ठीक है। अब रीमा का क्या हुआ, टेस्ट हुआ, ठीक है, वो बहुत बीमार थी, सच में रीमा बहुत बीमार थी, बट स्टिल वो गई कॉलेज, उसने टेस्ट दिया, उसने प्रेजेंटेशन भी दी, बट उसके टेस्ट में इतने सही से मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो अब मैं ऐसा बोलूंगी, मैं ओवर एस्टिमेट करूंगी, इंपॉर्टेंस दूंगी मैं किस पे, इंटरनल कॉज पे, जो कि क्या था अपना, डिस्पोजिशनल था या सिचुएशनल था, जल्दी बताओ। डिस्पोजिशनल था या सिचुएशनल था? इंटरनल अंदर वाला कॉज कौन सा था, डिस्पोजिशनल था या सिचुएशनल था? देखो कौन सा था, देख के तो बता ही सकते हो। डिस्पोजिशनल। हाँ, डिस्पोजिशनल। तो मैं यही तो कर रही हूँ, मैं रीमा के इंटरनल कॉज मतलब डिस्पोजिशनल कॉज को मैं इंपॉर्टेंस दे रही हूँ कि यार उसकी गलती है ना, उसने अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है, और उसने लापरवाही करी थी इसलिए उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, जबकि सच्चाई कुछ और है। उसके एक्सटर्नल कॉजेज की भी तो दिक्कत है यार, उसके हो सकता है आसपास के एनवायरनमेंट में धुआं हो, सर्दी लग गई हो, उसके वहां पे एरिया में ज्यादा ठंड पड़ती हो तो उसकी तबीयत खराब हो गई हो, ठीक है। तो मैंने उसके एक्सटर्नल मतलब कि सिचुएशनल कॉज पे तो इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, मैंने उसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी ये फितरत ही ऐसी होती है लोगों की, मेरी क्या सबकी फितरत ऐसे होती है मोस्टली,
कि जब हम दूसरे लोगों को जज करते हैं तो हम बोलते हैं कि इसका तो एग्जाम क्लियर हो गया क्योंकि इसका तो लक था। चल ठीक है, लक भी था, बट यार उसने मेहनत भी तो करी ना। होता है या नहीं होता है? अब एक्टर ऑब्जर्वर बायस, ये वो ही चीज है। जब हम खुद को जज कर रहे हैं, हम सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि अगर तुम लेट हो, आई एम लेट, कि यार ट्रैफिक बहुत था, यार सिचुएशन की गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। अगर कोई और लेट है, ठीक है, तो भाई तू रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तू रिस्पॉन्सिबल है, तेरी गलती है। तुझे जल्दी निकलना चाहिए था ना, अगर तेरे को पता है हाँ कि ट्रैफिक होएगा। क्या यार हर बार ऐसे करता है? तो बात समझ आ रही है कि जब हम दूसरों को जज करते हैं तो हम बाहर की सिचुएशंस पे बहुत ज्यादा, सॉरी, अंदर की डिस्पोजिशनल एक्सप्लेनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और जब खुद को बोलते हैं तो हम एक्सटर्नल सिचुएशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि यार मौसम ऐसा था इसलिए मैं लेट हो गया, वरना मैं आ जाता। मेरे को तेरे को मिस करना पड़ा कल वहां पे आने पे क्योंकि बारिश हो रही थी, जबकि हो नहीं रही थी, ठीक है, उसका ही मन नहीं था। अब सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन मुझे इतनी समझाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अपन को पता है कि लोग कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसमें सब कुछ आता जाए, प्रिजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, लाइकिंग, लविंग, एग्रेशन, प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है, किसी को पता है? प्रो सोशल बिहेवियर सुना है कभी? जैसे भी बिल्कुल। एक होता है एंटी सोशल बिहेवियर, जिसमें हम बहुत ज्यादा बचते हैं और आइसोलेशन टाइप करते हैं। बट प्रो सोशल बिहेवियर होता है जिसमें हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं और उनके बेनिफिट के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम ठीक है, प्रो अब इसमें सोशल प्रेजुडिस। बिहेवियर के अंदर हाँ हम हमारी वेलबींग से ज्यादा सामने वाले की वेलबींग और उसकी हाँ, बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं, भले उससे हमारा कुछ नुकसान भी हो जाए फिर भी हम सामने वाले की हेल्प करते हैं। बिल्कुल pro social। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आता है इसमें प्रेजुडिस, ठीक है, वही सेम चीज। ये हमारा, जैसे कशिश ने पहले बताया था, कि नेगेटिव एटीट्यूड होता है पीपल इन अ सर्टेन ग्रुप। जैसे कि बिलीविंग ऑल टीनेजर्स आर लेजी विदाउट प्रूफ। क्यों भाई? अब तुम लोगों के भी भाई बहन होंगे, ठीक है, हो सकता है कि कभी कभी वो लेजी हो, बट पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। जब सीरियस होना होता है तो वो बहुत सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। तो आप बिना प्रूफ के ऐसे नहीं बोल सकते कि सारे टीनेजर्स बहुत ऐसे लेजी होते हैं। या फिर जैसे कशिश ने एग्जांपल क्या दिया था, पंजाबी वाला दिया था ना, कि सारे पंजाबी हैं तो ड्रिंक करेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है। कुछ कुछ पंजाबी ऐसे भी होते हैं जो ड्रिंक नहीं करते और जो नॉनवेज भी नहीं खाते। फिर डिस्क्रिमिनेशन मतलब बिहेव, उस पर बिहेव करना, उस पर एक्ट करना। नॉट हायरिंग समवन जस्ट बिकॉज दे आर अ टीनेजर। अरे यार हो सकता है कि आपने उसके उसके क्वालिफिकेशंस नहीं देखे, आपने उसके स्किल्स भी चेक नहीं करे, ठीक है। हो सकता है कि उसके पास अच्छे आइडियाज हों, भले ही वो भी काम कर नहीं सकता, बट उसके आप आइडियाज तो काम में ले सकते हो ना, ठीक है। वो कुछ ना कुछ तो वो कंट्रीब्यूट करेगा ही ना आपके काम में, ठीक है। अब बहुत सारे टाइप के क्रिटिसिजम्स होते हैं, एज का, सेक्स का, रेसिज्म, रिलीजन का, इकोनॉमिक, बॉडी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है, एलजीबीटीक्यू। अब इन ग्रुप आउट ग्रुप क्या होता है, बताओ? कभी सुना है इन ग्रुप आउट ग्रुप? क्या होता है? इन ग्रुप मतलब हम, पीपल वी आइडेंटिफाई विद मतलब हम लोग, मैं और तुम लोग। आउट ग्रुप मतलब कोई हमारे अलावा कोई और ग्रुप होगा जिनको हम देखते हैं, हम हमारे से अलग है वो, ठीक है। या तो वो बचपन में पैदा, वो बचपन में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, और फिर अडल्टहुड तक चलते रहते हैं। अब इससे स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर स्कूल में आपकी सॉकर टीम में हो आप, तो आपका इन ग्रुप हो गया, ठीक है। अब आपने मान लो स्टैनफोर्ड की कोई दूसरी आपकी राइवल टीम देख ली, सॉकर टीम, तो वो क्या होगी? आपकी आउट ग्रुप होगी, क्योंकि वो आपका डिफरेंट ग्रुप है, प्लस वो आपकी राइवल भी ग्रुप है, ठीक है।
तो आपका स्कूल, अच्छा इंटर स्कूल कंपटीशन में नहीं होता था ऐसा? ऐसे अलग ही भड़ास चलती थी अपने मन में, अलग ही देश, क्या स्कूल भावना जगती थी स्कूल के टाइम पे कि बस अपनी अपनी स्कूल है, भले ही कितनी नफरत होती हो, ठीक है। हाँ यशस्वी, रिकॉर्डिंग कितना हो गया? ठीक है ठीक है। अब माइक्रो एग्रेशन क्या होते हैं? स्मॉल ऑफन अनइंटेंशनल इंसल्ट्स, मतलब आप देना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, बट फिर भी हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे एक्शंस जो हम माइनॉरिटी ग्रुप्स पे थ्रू कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि नेम कॉलिंग हो गई, स्लट शेमिंग हो गई, ये सब चीजें हो गई। जैसे कि एक फीमेल लॉयर को बोल दिया गया कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल है, ठीक है, जबकि जो उसकी ब्रेड स्टाइल है वो उसके कल्चर का पार्ट है, वो नहीं कर सकती कुछ उसमें। ऐसे भी बोला जाता है ना, ऐसे जब स्कूल में थे अपन, कड़ों के लिए भी बोला जाता था, पंजाबी होते थे वो कड़े पहनते थे, ठीक है, राजपूत जो होते थे वो भी कड़े पहन, हाँ हाँ वही, तो उनको भी मना करा जाता था। स्केप गोटिंग, दी मैं लीव कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ईशा, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ जाओ, मैं तुम्हारा नाम लिख देगी गौरी अटेंडेंस में, जाओ, बाय बाय। स्केपगोटिंग, ब्लेमिंग अ पर्सन और ग्रुप जिनके पास अपने से कम पावर हो, अपन अथॉरिटी में है और वो अपने से कम पावर में, फॉर प्रॉब्लम्स दे डिडंट कॉज, हम उन पे ब्लेम डाल रहे हैं उस प्रॉब्लम के लिए जिन्होंने, जिसमें उनका कोई हाथ ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब एक जहाँ पे स्ट्रेस होता है, ठीक है, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आ गई, भले ही वॉर हो, पैसे की प्रॉब्लम हो, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो, पीपल लुक फॉर समवन टू ब्लेम, ठीक है। और ये एक एंशिएंट जूइश ट्रेडिशन से आता है, जहाँ पे एक बकरी को बलि पे चढ़ा दिया जाता है फॉर कैरिंग अवे पीपल्स सिंस, ठीक है। तो वहां से इसका नाम आया था स्केप गोटिंग। अब लोगों ने प्रेजुडिस याद याद मतलब सीखे कैसे और उसको ओवरकम कैसे करते हैं? प्रेजुडिस के साथ हम पैदा नहीं होते, ये हम लाइफ के साथ सीख के आते हैं, ठीक है। पेरेंट्स एंड फैमिली, अगर हम अपने बड़ों को देखें दूसरों की तरफ ऐसे बर्ताव करते हो तो हम करेंगे, टीचर्स को देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं, मीडिया में अपन देखते हैं। इफ अ चाइल्ड ग्रोज अप हियरिंग देयर पेरेंट्स से ऑल पीपल फ्रॉम दैट टाउन आर लेजी, तो बच्चा ये मानने भी लगेगा, ठीक है, अगर वो सही नहीं है फिर भी वो मानने लगेगा। अब थ्योरीज एक्सप्लेनिंग प्रेजुडिस, सबसे पहले आती है इसमें सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है। अब जैसे कि मान लो अगर एक छोटा बच्चा है, वो अपने बड़े भाई से ये सुन रहा है कि जर्मन एक्सेंट वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही वियर्ड साउंड करते हैं, तो बच्चा भी यही समझने लगेगा, ठीक है, कि हाँ भैया सही बोल रहे हैं, भैया ने बोला ना तो शायद उन्होंने सही बोला, कि जो जर्मन एक्सेंट वाले लोग होते हैं ना वो बहुत ही खराब तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत वियर्ड तरीके से एक्ट करते हैं। तो ये जो प्रेजुडिस होता है वो एक कॉपी करने वाला एटीट्यूड हो जाता है, ठीक है। सेकेंड आता है रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी। अब मान लो कि एक पार्क में दो बच्चे साथ में खेल रहे हैं और एक ही सॉकर बॉल है, तो या तो वो लड़ने लगेंगे, एक दूसरे को गाली देने लगेंगे, रिफ्यूज करेंगे शेयर करने से, ठीक है, और इन ग्रुप आउट ग्रुप बना लेंगे। तो कंपटीशन से कन्फ्लिक्ट हुआ, फिर कन्फ्लिक्ट से क्या होगी? प्रेजुडिस होगी, ठीक है। फिर आती है क्या, हाँ मुझे लग रहा है ये वही है, हाँ नहीं नहीं, फिर आती है क्या, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, अब इसमें 3 स्टेप्स होते हैं टू फॉर्मिंग ग्रुप आइडेंटिटी। सबसे पहले आता है सोशल कैटेगराइजेशन, जो अपन ने पढ़ा था पहले कि अपन दूसरों को खुद को लेबल कर देते हैं और फिर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन, इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप, हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को उस ग्रुप से, फिर अपन दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं आउट ग्रुप्स के साथ, ताकि हमें उनके मुकाबले थोड़ा सा बेटर फील हो, ठीक है। अब स्टीरियोटाइप वल्नरेबिलिटी क्या होती है? When people know a stereotype about their group, they might feel stressed about proving it wrong. जैसे कि कोई कुछ बोला क्या? नहीं बोला ना। African American students in a study scored
lower on a test when they had to mark their race first. The reminder triggered anxiety. Women told that women are bad at math may do worse on a math test because of pressure. अब मतलब आप उनको बार बार ऐसा बोल रहे हो, बार बार आप उनको ऐसा याद दिला रहे हो, ठीक है, या फिर आप इतना जोर से बोल रहे हो कि उनको उनके बारे में स्टीरियोटाइप सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है, मतलब कि उससे उनका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेकार हो सकता है, और भी ज्यादा खराब हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। अब कैसे हम प्रेजुडिस को कम कर सकते हैं? खुद को एजुकेट करो यार, लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाओ, ठीक है, और मतलब कि अपने जो दूसरे ग्रुप्स भी हैं उनको एज इक्वल्स मानो, ठीक है, कोई हॉस्टिलिटी नहीं रखनी चाहिए, कोई ऐसा क्या बोलते हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है अपना इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, हमें लोग क्यों पसंद आते हैं? ओह माय गॉड, क्या टॉपिक आ गया। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस ऑब्वियसली होता है। इमेजिन यू मीट समवन एट अ कैफे, आप उनकी पहले स्माइल नोटिस करते हो, फिर आप उनके स्टाइलिश क्लोथ्स नोटिस करते हो, फिर वो ये आपकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस होती है उनके तरफ, ठीक है, बट वेदर यू स्टे फ्रेंड्स डिपेंड्स ऑन हु दे आर एज अ पर्सन, ठीक है, सिर्फ अपीयरेंस ही सब कुछ नहीं होती ना। फिर आता है प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, मतलब फिजिकली किसी के पास होना, जैसे कि थिंक अबाउट योर डेस्क पार्टनर इन क्लास और नेबर, यू डिडंट नो देम एट फर्स्ट बट सीइंग देम डेली मेक्स देम फील फेमिलियर एंड लाइकेबल ओवर टाइम। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, अपने बहुत नए फ्रेंड्स बनते थे, कभी 9th क्लास में अपने नए बेस्ट फ्रेंड बने हैं, कभी 10th में बने हैं, कभी मेरी तो 12th में बनी है, जब मैं पूरे 10th तक मैं फिर अलग सिटी शिफ्ट करी, जयपुर आई पहली बार, ठीक है, तो जब मेरे साथ कोई बैठी थी तो वो मेरी फ्रेंड बनी, ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी की बात होती है, मतलब आपके कोई पास कितना है। सिमिलैरिटी मतलब आप कितने सिमिलर हो, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, जैसे कि अगर आपको हाइकिंग पसंद है और आप ऐसे एक इंसान से मिले जिसको भी हाइकिंग पसंद है, तो आप उनसे बहुत जल्दी क्लिक करोगे, बोलते हैं ना वाइब मिल गई, ठीक है। फिर रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग, वी लाइक पीपल हु लाइक अस, जैसे कि यू हियर फ्रॉम अ फ्रेंड दैट एलेक्स थिंक्स यू आर फन टू हैंग आउट विद। एलेक्स ये बोलता है, एलेक्स ये आपके बारे में सोचता है कि यार जो किसका नाम लूं मैं अब, गौरी है, जो गौरी है ना वो बहुत मस्त है, उसके साथ घूमने में मजा आता है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम जो गौरी है वो एलेक्स को मिलेगी तो बहुत शर्माएगी, शायद स्माइल करेगी, ठीक है, और बात कब करेगी मिलूंगी दी, कब और मिलूंगी। मिलेगी। देखा। अब अच्छा, ये थ्योरी पढ़ी है क्या कभी किसी ने? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, बहुत फेमस थ्योरी है। हाँ मैम, अभी पढ़ी थोड़ी टाइम पहले। बताओ, थोड़ा सा ओवरव्यू बता दो। उसमें कंज्यूमेट लव के बारे में बताया है, इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट। वेरी गुड। उन्होंने उसके बिल्कुल। अंदर कुछ लव के टाइप दिए हैं, जिसमें इंटीमेसी और पैशन मिला के एक लव बनता है, पैशन प्लस कमिटमेंट, फिर इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट, और उन्होंने तीनों चीजें जिसमें होती है उसे कंज्यूमेट लव कहा है। वेरी गुड। स्टर्नबर्ग बोलते थे कि जो लव होता है वो ट्रायंगल जैसा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले इन्होंने क्या दिया था? इंटीमेसी मतलब इमोशनल क्लोजनेस, ठीक है, द वार्म फीलिंग ऑफ क्लोजनेस, ट्रस्ट, इमोशनल कनेक्शन विद समवन। ये फिजिकल नहीं होता, इट्स अबाउट शेयरिंग योर इनर वर्ल्ड विद देम, मतलब कि दो बेस्ट फ्रेंड्स जो सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को चीयर अप कर रहे हैं, ठीक है, घंटों तक बात कर सकते हैं, जैसे कि रिया और मीरा, ठीक है, बचपन के दोस्त हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, दे फील सेफ विद ईच अदर, ये आपकी इंटीमेसी होती है, मतलब आप इमोशनली बहुत क्लोज होते हो। पैशन, ये आपका फिजिकल अट्रैक्शन और इमोशनल एक्साइटमेंट होता है, जैसे कि जब अर्जुन काव्या को देखता है, ठीक है, तो वो स्माइल कर देता है, उसका ऐसा जो दिल है वो धड़कने लग जाता है, थ्रिलिंग वाली, ऐसा थ्रिल वाली फीलिंग आती है उसको रियलाइज भी नहीं होता जब उसके हाथ से पसीने छूटने लग जाते हैं काव्या को देखते ही। He loves holding her hand and just being near her makes him feel alive। तो वो जो रश होता है आपके अंदर, वो
उसको बोलते हैं पैशन। बटरफ्लाइज फील होना, इसे क्या बोलते हैं उसको, कभी कभी तो ऐसे ही बोल देते हैं कि हाथी कूद रहे हैं पेट में, ठीक है, या फिर हग करना, ठीक है, हाथ पकड़ना, किस करना, ये सब पैशन होता है। फिर कमिटमेंट होता है, आप प्रॉपरली उनके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हो। जैसे प्रिया और समीर की शादी को 20 साल हो गया, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं, लड़ाई बहुत हुई है, बट स्टिल दे प्रॉमिस्ड ईच अदर्स टू स्टे टुगेदर, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये अपना होता है क्या, कमिटमेंट, है ना। अब ये तीनों कैसे कंबाइन होते हैं, लाइकिंग, सिर्फ लाइक करना, सिर्फ इंटीमेसी होती है, कोई पैशन नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। फ्रेंड्स, कॉलेज बडीज जो होते हैं ना अपने, वो होते हैं बस। इन्फैचुएशन, एक सेलिब्रिटी क्रश, कोई इंटीमेसी ही नहीं है, कोई कमिटमेंट ही नहीं है, या तो फिजिकल अट्रैक्शन होता है बस, और कुछ नहीं है, जो लंबे समय के लिए नहीं टिकता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं टिकता है। इन्फैचुएशन पता होना चाहिए क्या होता है। फिर एम्प्टी लव, सिर्फ कमिटमेंट होता है, कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई पैशन नहीं है। अ मैरिज वेयर पार्टनर्स नो लॉन्गर फील इमोशनली और फिजिकली कनेक्टेड, बस वो शादी के नाम पे, एक ड्यूटी के नाम पे रह रहे हैं, बस कोई प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आता है रोमांटिक लव, ठीक है। इंटीमेसी प्लस पैशन, अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं आया है, ठीक है। जैसे कि आन्या और विक्रम 6 महीने पहले मिले थे, सारी सारी रात भर बात करते हैं, इंटीमेसी है, बाबूशाना करते हैं, ठीक है, हाथ पकड़ते रहते हैं, बट अभी तक उन्होंने शादी तक बात नहीं पहुंचाई है, क्योंकि 6 महीने हुए हैं, ठीक है। तो बस वो भी रिलेशनशिप में है, ठीक है, डेटिंग फेज में, तो इसको बोलते हैं रोमांटिक लव। फिर कंपेनियनेट लव, इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट पर कोई पैशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि रमेश और सीता, 25 साल हो गए शादी को, ठीक है, पैशन पहले जैसा नहीं रहा, बट स्टिल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर्स की तरह रह रहे हैं, बट इतनी वो जो बोलते हैं ना, एक स्पार्क बोल सकते हो, रश बोल सकते हो, एक आग बोल सकते हो, अगर मैं कुछ ज्यादा बोल्ड होके बोलूँ तो, वो नहीं रही है, ठीक है, पहले जितनी। अब फीडियस लव, ये क्या होता है, पैशन प्लस कमिटमेंट पर कोई इंटीमेसी नहीं है। जैसे कि 2 लोग वेकेशन पे मिले, एक अच्छा सा पैशन उनमें ऐसा फील हुआ कि हाँ यार, इंस्टेंट कुछ ऐसा, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो बस हफ्तों में ही शादी कर ली, बट एक दूसरे को उन्होंने जानने में कोई एफर्ट से नहीं लगा है, ठीक है, यशस्वी। बस होने वाला है ये, 69 पे अभी। लास्ट आता है कंज्यूमेट लव, ये होता है जो सबको चाहिए होता है, इसमें तीनों आते हैं, इंटीमेसी प्लस पैशन प्लस कमिटमेंट, सारे तीनों, आइडियल लव, ठीक है। ऐसा कपल जो बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, लवर्स भी हैं, और लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स भी है। 10 साल तक ये दोनों साथ थे, अभी तक फ्लर्ट करते हैं, अभी तक ब्लश करते हैं, अभी तक हंसते हैं, अभी तक शेयर करते हैं अपने सीक्रेट्स, और अप्स एंड डाउन्स में हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। क्या हो गया अब इसको, अब एग्रेशन। एग्रेशन क्या होता है, एग्रेशन इज व्हेन समवन डेलिबरेटली ट्राइज टू हर्ट और डिस्ट्रॉय अनदर पर्सन। ये फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, ठीक है, गाली देना और किसी को धमकी देना। मेन कॉज क्या हो सकता है इसका, फ्रस्ट्रेशन की वजह से एग्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन हैपेंस व्हेन समथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम रीचिंग योर गोल, आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे, ये बोलती है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, कि फ्रस्ट्रेशन ऑफन लीड्स टू एग्रेशन, ठीक है। जैसे कि दर्द, ठीक है, लाउड नॉइजेस, इमेजिन यू हैव बीन वेटिंग फॉर आइसक्रीम ऑल डे, फाइनली आप लाइन में लगे, बट फिर शॉप आपके टर्न आते ही बंद हो गई, आपको इतना गुस्सा आया कि आप अपने फ्रेंड पे जो पीछे खड़ा था आप उस पे चिल्ला दिया, आपका फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन में बदल गया, ठीक है, क्योंकि आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। अब अग्रेशन एज इंस्टिंक्ट, जैसे जो फ्रॉइड बोलते थे कि ये अपना बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है, डेथ इंस्टिंक्ट का पार्ट होता है थैनाटोस का। लॉरेंस बोलते थे कि जो एग्रेशन होता है ये एनिमल्स में होता है, ताकि वो अपने टेरिटरी और फूड और फैमिली ये सबको प्रोटेक्ट कर सके। और इवोल्यूशनरी व्यू जो चार्ल्स डार्विन बोलते थे कि ये जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है ये एंसेस्टर्स हमारे यूज करते थे ताकि हम
सर्वाइव कर सके, वो सर्वाइव कर सके और अब हम में पास हुआ है ताकि हम सर्वाइव कर सकें। ठीक है, अब इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? सम पीपल मे हैव जीन्स दैट मेक देम मोर लाइकली टू रिएक्ट एग्रेसिवली, और ट्विन स्टडीज भी यही दिखाती है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं दे आर मोर लाइकली टू हैव अ वायलेंट टेम्पर देन फ्रेटर्नल ट्विंस। ब्रेन एरियाज अपने होते हैं फ्रंटल लोब्स और एमिगडाला। ठीक है, और जो केमिकल्स और हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो हायर लेवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं एग्रेशन में, स्पेशली इन यंग मस्कुलर मेल्स, ये अपन ने देखा होगा। ठीक है, और अगर आपका सेरोटोनिन लो है तो आपका गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, अब प्रो सोशल बिहेवियर जो अपन ने पढ़ा था, हेल्पिंग अदर्स, बिल्कुल आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो। ठीक है, और आप उनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा रहे। बट ऑल्ट्रिज्म क्या होता है? ऑल्ट्रिज्म मतलब हेल्पिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक। अब मैं एक होमवर्क दूंगी, ठीक है, जब मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूंगी ना तब मुझे बताना ऑल्ट्रिज्म और प्रो सोशल बिहेवियर के बीच में डिफरेंस पढ़ के आना। ठीक है, A mother runs into a burning house to save her child. A stranger jumps into a river to save someone from drowning. ठीक है, क्यों? सोशियोबायोलॉजी व्यू, हेल्पिंग फैमिली प्रिजर्व्स शेयर्ड जीन्स। जैसे कि कुछ मेल स्पाइडर्स जो होते हैं ना वो फीमेल्स को उनको खाने देते हैं आफ्टर मीटिंग, सो शी हैज एनर्जी टू रेज देयर बेबीज, ताकि उनके जीन्स चलते रहें, वो खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। ठीक है, why people sometimes don't help, क्योंकि even when it's safe people don't help। जैसे कि एक बहुत ही फेमस केस था किटी जेनोवेज का, सुना है कभी? पढ़ के आना, बहुत फेमस था ये। वो अपने खुद के अपार्टमेंट के बाहर बहुत 2 बार अटैक हुआ था उनके पास। ठीक है, उनके साथ स्टोरी क्लेम 38 विटनेसेस सॉ एंड हर्ड एंड नो वन हेल्प्ड। 38 लोग थे वहां पे पर किसी ने भी हेल्प नहीं करी। ठीक है, अब रियलिटी क्या थी? सम डिड ट्राई, किसी ने, एक ने शाउट करा था, किसी ने पुलिस को बुलाया, किसी ने उसको पकड़ के रखा एम्बुलेंस जब तक आई, बट बहुत सारे लोग चुप थे। इसको अपन बोलते हैं बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट और डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या होता है? जितने ज्यादा लोग प्रेजेंट होंगे ना आप उतना ज्यादा, मतलब एक इंसान ऐसा सोचेगा कि यार ये कर देगा ना, मेरी क्या जिम्मेदारी आ गई। अगर आप खुद अकेले खड़े हो तो आपको लगेगा कि हाँ यार इट्स माय जॉब टू सेव हर या हिम। बट अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं तो आप अज्यूम कर लो यार कोई ना कोई तो रिएक्ट कर ही देगा। एक बच्चा है पार्क में झूले से गिर गया, 50 लोगों ने देखा है बट कोई भी नहीं उसके पास गया। ठीक है, diffusion of responsibility, when responsibility feels spread out among all present so no one acts। तो बोल देंगे कि अरे I thought someone else already called 911, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, अरे दूसरे लोग कर रहे थे ना, मेरे को लगा कि बहुत सारे लोग हैं, अरे वो बंदा आगे बढ़ रहा था तो मुझे लगा वो फोन कर देगा, तो मुझे तो पता ही नहीं लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। ठीक है, अब लास्ट 5 स्टेप्स जो डाले और लटाने ने दिए थे 1968 में टू गो थ्रू बिफोर हेल्पिंग। आप सबसे पहले कुछ नोटिस करो कि कुछ हो रहा है क्या। ठीक है, आप उसको देखो कि क्या वो इमरजेंसी है। ठीक है, आपको क्या एक्ट करना चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो बिना सोचे समझे। ठीक है, उसको जानो आपको कैसे हेल्प करना है, और डिसाइड टू एक्ट डिस्पाइट फियर और रिस्क। ठीक है, और यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है। यशस्वी, बंद कर दो रिकॉर्डिंग।